हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो उसके अंदर हम लोगों ने सेशन कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने सेशन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है? और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परिवहन की। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी जैव प्रक्रम की रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब मैंने आपको बताया जैव प्रक्रम की 4 क्रियाएँ होती है। पहली पोषण, दूसरी श्वसन, तीसरी परिवहन, चौथी और अंतिम अवशोषण सॉरी उत्सर्जन। ठीक है? तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि हम जिस भी अभिक्रिया के बारे में या फिर जिस भी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उस क्रिया के बारे में सबसे पहले हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे, मतलब हम जानेंगे कि वह क्रिया क्या होती है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि वह क्रिया पादपों में कैसे होती है और फिर वह क्रिया जंतुओं में कैसे होती है। ठीक है? तो जब हमने पोषण पढ़ा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने पोषण जाना था कि पोषण क्या होता है। ठीक है? पोषण कितने प्रकार का होता है। फिर हम लोगों ने बात करी पोषण जंतुओं में किस प्रकार होता है और पादपों में किस प्रकार होता है। ठीक है? और उसके बाद में हम लोगों ने श्वसन पढ़ा। तो श्वसन में भी हमने यही करा कि श्वसन किसे कहते हैं ये जाना, श्वसन के प्रकार जाने। उसके बाद में हम लोगों ने पादपों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन पढ़ा। ठीक है? आज इसी तरह हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जैव प्रक्रम की तीसरी क्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिवहन। आइए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो परिवहन के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओवरऑल परिवहन क्या होता है। सबसे पहले परिवहन जान लेंगे हम, परिवहन किसे कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि पादपों में परिवहन कैसे होता है और जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, परिवहन की। ठीक है? परिवहन स्टार्ट करने से पहले परिवहन परिवहन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा टॉपिक है किसका, श्वसन का। वो छोटा-सा टॉपिक रह गया है, तो हम सबसे पहले उसे कंप्लीट करते हैं। उस छोटे से टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में हम स्टार्ट कर देंगे हमारा परिवहन। ठीक है? तो वो टॉपिक कौन-सा है, श्वसन वर्णक। नाम से पता पड़ रहा है, श्वसन वर्णक। कौन से वर्णक, जो श्वसन में हेल्प करते हैं। ठीक है? या फिर हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है? तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में बात करने वाले हैं, श्वसन वर्णकों के बारे में बात करने वाले हैं। आप या तो श्वसन वर्णक बोल लो या फिर हीमोग्लोबिन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है? तो श्वसन वर्णक क्या करते हैं या फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, यह ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। मतलब ये जो वर्णक होता है वो ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की जो उसकी या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है? हीमोग्लोबिन को हम किससे डिनोट करेंगे, एचबी से। ठीक है? तो ये जो एचबी है, इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की जो या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की क्या होती है, जुड़ने की, वो भी ज्यादा। ठीक है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है यह क्या करता है, ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की ज्यादा वो रखता है बंधुता। मतलब इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति या फिर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, प्रवृत्ति रखता है। ठीक है? तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने की या फिर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है? यह लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह कहाँ पर उपस्थित होता है? हम लोगों ने बात कर ली, श्वसन वर्णक क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है? हाई टेंडेंसी या फिर उच्च प्रवृत्ति होती है उसकी किसके साथ जुड़ने की, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की। और ये कहाँ पर उपस्थित होता है, यह हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर, यह है श्वसन वर्णक या फिर जो ये हीमोग्लोबिन है, यह हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है? तो दो चीज पढ़ी हम लोगों ने। ये क्या प्रवृत्ति होती है, इसके साथ या फिर बोल सकते हो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधता रखता है, मतलब इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसकी जो
जुड़ने की क्षमता होती है वह ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन की बंध बनाने की प्रवृत्ति किसके साथ ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन के साथ। यह लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये कहाँ पर प्रेज़ेंट होता है? हमारे लाल रक्त कणिका में। आगे हम लोग बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती है, ठीक है? तो आप अभी तो सिर्फ़ याद रखो कि ये लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। आगे थोड़े दिनों में हम 1-2 लेक्चर के बाद में जब हम परिवहन वाला टॉपिक पढ़ेंगे मानव परिवहन तंत्र, तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। श्वसन वर्णक का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे-जैसे शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने के में अपर्याप्त होता है। ये लाइन ऐसे बोल रही है कि जैसे-जैसे वर्ड टू वर्ड जाना। ट्री ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है? ये छोटा पेड़ है, इसके 4 पत्तियाँ हैं, ठीक है? ये बड़ा हुआ, ये बड़ा थोड़ा-थोड़ा बड़े पेड़ में कन्वर्ट हुआ, धीरे-धीरे ये और बड़े पेड़ में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? तो जैसे-जैसे आकार बढ़ता है, जैसे-जैसे आकार बढ़ता है, ऑक्सीजन अकेला विसरण दाब कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है, ठीक है? क्या होता है ना, नॉर्मली तो सबसे पहले हम थोड़ा बात करते हैं आगे। नॉर्मली क्या होता है, जब मतलब आपको पता है विसरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना, ठीक है? या फिर उच्च किसी भी पदार्थ का अपनी ज़्यादा मात्रा से अधिक मात्रा की तरफ जाना। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा विसरण क्या होता है, ठीक है? तो नॉर्मली जनरली क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ पर, या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? विसरण के थ्रू। देखो, श्वसन में हम लोगों ने बात करी कि ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाती है हमारे फेफड़ों के अंदर, ठीक है? ये हमारे फेफड़े हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी? इस ऑक्सीजन को मान लो इस पाँव में जाना होगा, ठीक है? इस हाथ में जाना होगा। तो ये कैसे जाएगी? पहले तो ये विसरण से जाती है, ठीक है? पर क्या होता है, जैसे-जैसे शरीर का आकार बढ़ता है, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में बहुत टाइम लगता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन पहुँचाना संभव नहीं हो पाता है, जैसे-जैसे शरीर का आकार बढ़ता है तब, ठीक है? नॉर्मली तो क्या होता है, विसरण दाब के कारण ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चली जाती है। इस पर्सन के अंदर नहीं बता रही हूँ मैं, ये जो छोटा पौधा है ना, इसके अंदर, ठीक है? पर जैसे-जैसे पौधा ये बड़ा हुआ, ठीक है? छोटे पौधे के अंदर तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ से इस ऑक्सीजन को कहाँ जाना है? यहाँ पर, तो ये किसके थ्रू चली जाएगी? विसरण के थ्रू। विसरण के द्वारा चली जाएगी। पर क्या होगा, जैसे-जैसे आकार बढ़ता है वैसे-वैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो ये विसरण के द्वारा नहीं जा पाएगी। अगर जाएगी भी तो इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे-जैसे शरीर का आकार बढ़ता है वैसे-वैसे ऑक्सीजन क्या होता है, विसरण द्वारा ऑक्सीजन को पहुँचाना संभव नहीं होता है, ठीक है? तो जैसे-जैसे शरीर का आकार बढ़ा तो विसरण द्वारा ऑक्सीजन को क्या होता है, पहुँचाना संभव नहीं होता है, ठीक है? देखो, यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कहाँ पर होती है, हम लोगों ने लंग्स में ले ली। अब अगर ये ऑक्सीजन विसरण से यहाँ पर जाएगी ना, किसके थ्रू? विसरण के थ्रू। तो इस पाँव के अंगूठे में जाएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? 3 डेज़, 3 दिन, ठीक है? कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। और ये ऑक्सीजन क्या कर रही है? श्वसन कर रही है, जिसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है, और उस एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, पाँव को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है? अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दिन में जाएगी। अब 3 दिन में जाएगी तो हम कब एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, और कब एनर्जी का निर्माण होगा, और कब हम गति करेंगे, ठीक है? या फिर कोई भी कार्य जो हमको करना है हम कब करेंगे? 3 दिन हम वेट थोड़ी करेंगे कि भई हमारी बॉडी के अंदर विसरण होगा, विसरण के कारण ही यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन जाएगी और फिर यहाँ पर एनर्जी होगी प्रोड्यूस, और फिर उस एनर्जी से हम अपने पाँव को आगे लेंगे, पीछे लेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या डेवलप करती है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया जो हमारी कुपिकाएँ होती है, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती है।
इस ब्लड वेसल्स के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन आती है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया जो हमारा कुप्पिका होती है, फेफड़ों के अंदर क्या होती है, कुप्पिकाएं होती है, कुप्पिकाओं से ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिकाओं में। इस रक्त वाहिकाओं के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन जैसे ही आता है तो हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। जब इस ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, फास्ट ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जल्दी से इस ऑक्सीजन को यहाँ पर पहुंचा देगा, कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन विसरण से यहाँ आई तो उसे 3 दिन लगेंगे, ठीक है, कितने दिन, 3 दिन। बट अगर ऑक्सीजन यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और फिर यहाँ पर आती है तो इसे कितना टाइम लगता है, कुछ सेकंड ही लगते हैं, क्या लगते हैं, ओनली सेकंड, ठीक है। इसीलिए हम लोग जैसे ही हमारा मन करता है हमें आगे चलना है तो हम आगे चल लेते हैं, हमारे पाँव को आगे लेके जाना है तो हम आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाना है तो पीछे ले जाते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ कैसे जाती, विसरण के थ्रू जाती, और जब ऑक्सीजन विसरण के थ्रू जाती तो बहुत टाइम लगता, और बहुत टाइम लगता तो मतलब जैसे एक पाँव को आगे रखने में ही हमें कितने दिन लग जाते, 3 दिन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो इसे कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। परंतु हमारे शरीर ने क्या निर्माण करता है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन कहाँ पर आता है, रक्त वाहिनियों में आता है, ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाता है और इसका क्या कर देता है, जल्दी से इसका ट्रांसपोर्ट कर देता है, कुछ सेकंड्स में ही, मिनट में भी, ठीक है, जहां इसकी जरूरत होती है। अगर ये यहाँ पर चाहिए तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ देगा और फिर वापस ब्लड के अंदर चला जाएगा, कौन, हीमोग्लोबिन, और फिर ये दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके आएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि हीमोग्लोबिन की जरूरत क्यों पड़ी। हीमोग्लोबिन की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे हमारे शरीर का आकार बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाना विसरण के द्वारा संभव नहीं होता है। इसीलिए हमारे रक्त में एक वर्णक उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये वर्णक क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और ऑक्सीजन को जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां पर इसकी जरूरत होती है। तो श्वसन वर्णक क्या करता है, श्वसन वर्णक क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो विसरण दाब होता है वह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने के लिए क्या करता है, बहुत टाइम लगाता है, या फिर हम बोल सकते हैं उपयोगी या फिर अपर्याप्त है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इस लाइन का मतलब, श्वसन वर्णक का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ता है अकेला विसरण दाब ऑक्सीजन कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने में अपर्याप्त होता है। अगर छोटा पेड़ है तो हम आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है, परंतु जैसे जैसे आकार बढ़ जाता है, बड़ा ट्री का निर्माण होता है, यह ऑक्सीजन के थ्रू पहुंचाना संभव नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर ने क्या बनाया, हीमोग्लोबिन बनाया, उसकी दक्षता को कम हो जाती है, मतलब विसरण दाब की दक्षता कम हो जाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन समझ में आया आपको, क्या है हीमोग्लोबिन, क्या है, कुछ नहीं है, एक वर्णक है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, Hb से, ठीक है। ये Hb क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये Hb क्या करता है, यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल्स है वहां पर उपस्थित होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ये ऑक्सीजन को, जैसे मान लो इस पाँव के अंगूठे में चाहिए तो यहाँ पर जाएगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा, फिर ये बॉन्ड का ब्रेक होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और ये Hb वापस ब्लड में होते हुए वापस फेफड़ों के पास में चला जाएगा और दूसरे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप हीमोग्लोबिन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। कुछ नहीं है, एक वर्णक है जो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट विसरण द्वारा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम ही तो नहीं है आज की दुनिया में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारा टॉपिक है परिवहन।
ठीक है, तो देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं परिवहन। परिवहन से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों के माइंड में कुछ तो आता होगा, परिवहन मतलब क्या होता है? परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, यही क्या होता है हमारा परिवहन, कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हम कहीं गाड़ी पे, जैसे हम अपने घर से अपनी नानी के घर जाते हैं, वो भी परिवहन ही है। हम किसके थ्रू जाते हैं? या तो हम पैदल जाते हैं, या हम ऑटो में जाते हैं, या हम गाड़ी पे जाते हैं, या हम कार में जाते हैं, ठीक है? पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या होता है? परिवहन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिवहन, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो परिवहन के अंदर क्या होता है, एक पदार्थ या फिर हम बोल सकते हैं किसी का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है? तो अभी हमारे माइंड के अंदर आप लोग सेट कर लो कि कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, ठीक है? अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है? तो हम चैप्टर के अंदर चलते हैं और फिर हम परिवहन को जोड़ते हैं। तो चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी उपयोगी और आवश्यक पदार्थ का कोई भी उपयोगी और आवश्यक पदार्थ का उनके मूल स्रोतों, मतलब जहाँ पर उसका निर्माण हुआ है वहां से प्रत्येक कोशिका में जाना, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थ का उनकी मूल स्रोतों से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, मतलब कि कोई भी आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थ को उसके मूल स्रोतों, मतलब जहां पर उसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? निर्माण। तो आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों या फिर जहां पर उनका निर्माण हुआ है वहां से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, और अनावश्यक, अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकाल कर उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाना, अर्थात ये अर्थात है, अर्थात उन अंगों तक पहुंचाना जिससे वह शरीर के बाहर निष्कासित हो जाएं, इसे परिवहन बोलते हैं। तो परिवहन क्या है? आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थों का जहां पर उसका निर्माण हुआ है वहां से कहां पर पहुंचाना? प्रत्येक कोशिका में। मतलब जो ये हमारी पत्ती है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? भोजन का। C6H12O6। तो आवश्यक भोजन क्या है हमारे लिए? आवश्यक है, ठीक है? ये दूसरी पत्ती है, ये जड़ है, ये तना है, ठीक है? तो आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थ को, और जहाँ मूल स्रोतों, मतलब जहाँ पर उनका निर्माण हुआ है, मतलब पत्ती के अंदर किसका निर्माण हुआ है? भोजन का, ठीक है? तो भोजन का मूल स्रोत कौन हुआ? पत्ती। तो आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थ कौन? भोजन, ठीक है? को उनके मूल स्रोतों, मतलब पत्ती से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। मतलब भोजन यहाँ पर बन गया है, अब इस बने हुए भोजन को इस जड़ तक पहुंचाना, ठीक है? इस स्टेम तक पहुंचाना, ठीक है? तो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, मतलब पत्ती ने क्या करा? भोजन का निर्माण करा, ठीक है? तो आवश्यक और उपयोगी पदार्थ को उसके मूल स्रोतों या फिर जहां पर उसका निर्माण हुआ है वहां से प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना, मतलब भोजन को हर एक कोशिका तक पहुंचाना, कि भाई पत्ती के पास में भोजन का निर्माण हुआ है, तो अब उस भोजन को कहाँ पर भेजना है? हमें उसे पूरे प्लांट के अंदर भेजना है, ठीक है? रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर, बर्ड के अंदर क्या करना है? उस भोजन को भेजना है, ठीक है? मतलब क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ से अगर भोजन यहाँ जा रहा है, तो ये क्या है?
ट्रांसपोर्ट ही तो है, परिवहन ही तो है कि जब भोजन पत्ती से जड़ में जा रहा है, ठीक है, भोजन का पत्ती से जड़ के अंदर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब पत्ती से जड़ में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। तो आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थ जैसे भोजन का उनके मूल स्रोतों से जहाँ शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में जाना क्या कहलाता है हमारा परिवहन। साथ ही साथ आवश्यक अनुपयोगी हानिकारक पदार्थ का कोशिका से बाहर निकाल कर उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाना, अर्थात जिससे वह शरीर के बाहर निकल जाए, ठीक है। देखो अब ये क्या है, पत्ती है, मैंने बताया ये स्टेम है, ये जड़ है, ठीक है। ये भोजन यहाँ से यहाँ पे आ गया C6H12O6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगी CO2 और वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब क्या है, ये CO2 यहीं पर रहेगा? नहीं ना, ये CO2 कहाँ पर जाएगा, इस पत्ती के पास में। इस पत्ती के पास में क्या है, छिद्र है, और उन छिद्र से कौन बाहर निकल जाएगा, CO2। मतलब CO2 हमारे पेड़ों के लिए कोई भी आवश्यक नहीं है, मान लो अभी, ठीक है। तो रात के समय में ये CO2 यहाँ से जाएगा, तो अनावश्यक पदार्थ को उनके गंतव्य स्थानों पर पहुँचाना, जिससे या फिर ऐसे स्थानों पर पहुँचाना जिससे वह हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाएँ, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर पहुँचाएँगे, स्टोमेटा, या फिर हम बोलते हैं जिसे रंध्र के पास पहुँचाना, और ये रंध्र से कहाँ पर निकल जाएगा, एनवायरनमेंट के अंदर निकल जाएगा, इस पेड़ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो परिवहन क्या है, आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थ का, जैसे भोजन का निर्माण पत्ती में होता है, और भोजन जो होता है, भोजन का निर्माण पत्ती में होता है, तो उस भोजन को सभी जगह भेजना, जड़ के अंदर, तने के अंदर, ठीक है। तो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और हानिकारक पदार्थों को कहाँ पर लाना, ऐसे अंगों के पास में लाना जिससे वह शरीर के बाहर निकल जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोमेटा के पास लाएंगे, रंध्र के पास लाएंगे, जिससे वह शरीर के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो परिवहन क्या होता है, आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थ को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, तथा अनावश्यक, हानिकारक व अनुपयोगी पदार्थ को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाना, जिससे वह शरीर के बाहर निकल जाए, वह क्या कहलाता है, परिवहन, ठीक है। तो परिवहन क्लियर होगा आप लोगों के पास माइंड में। जैसे पत्ती को मैं समझा रही हूँ, पत्ती भोजन बनाती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पत्ती का एग्जांपल इसीलिए लिया है क्योंकि हमने पत्ती को अच्छे से पढ़ा है कि पत्ती कैसे भोजन का निर्माण करती है, ठीक है। तो पत्ती भोजन का निर्माण करती है, और उस भोजन को कहाँ पर पहुँचाना, सभी अंगों में, मतलब तने के पास में, जड़ के पास में, ठीक है। तो एक बार और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अनावश्यक तथा उपयोगी पदार्थ का उनकी मूल स्रोतों से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, मतलब जो भोजन है वो पत्ती से कहाँ पर जा रहा है, हमारी जड़ में जा रहा है। अनावश्यक, अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थों का कोशिका से बाहर निकालकर उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाना, अर्थात उन अंगों तक पहुंचाना जिससे वह शरीर के बाहर निष्कासित हो जाएं, इस पदार्थों का परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थों का परिवहन, ठीक है। तो हम लोगों ने परिवहन पढ़ लिया, ठीक है। परिवहन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना, ठीक है। आवश्यक पदार्थ को कोशिका के अंदर ले जाना, और अनावश्यक पदार्थ को ऐसे स्थान पर ले जाना जिससे वह शरीर के बाहर निकल जाए, ठीक है। यही याद रखना कि परिवहन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और आवश्यक पदार्थ को कोशिका के अंदर ले जाना, और अनावश्यक पदार्थ को कहाँ ले जाना, कोशिका के बाहर निकालना। तो परिवहन का ओवरव्यू तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि परिवहन जो होता है पौधों के अंदर कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको यही बताती आ रही हूँ बार बार कि हम लोग कोई भी टॉपिक लेंगे तो उसको पहले हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन, फिर हम पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। तो आज हम लोग पढ़ने स्टार्ट करते हैं अभी पौधों में परिवहन।
ठीक है? तो जब भी पौधों में परिवहन की बात आती है तो 2 ऑप्शन आ जाते हैं, छोटे पौधों में और बड़े पौधों में, ठीक है? आप अपने आस-पास घास देखते हैं, ये मान लो घास है, ठीक है? घास होती है ग्रीन कलर की, पर कोई ना, ये हो गई हमारी घास। छोटे पौधों में, ठीक है? तो छोटे पौधों में क्या होता है, परिवहन कैसे होता है? विसरण से। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे कहीं पर पानी डुल जाता है, मान लो ये पानी डुल गया, अब पानी क्या करेगा, धीरे-धीरे मूवमेंट करने लग जाता है, ठीक है? धीरे-धीरे गति करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कहाँ पर? जहाँ पर उसकी मात्रा कम है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण, ठीक है? तो छोटे पौधों में परिवहन कैसे होता है? विसरण के थ्रू, विसरण के द्वारा, ठीक है? छोटे पौधे हम लोगों ने घास मान लिए या फिर एक कोशिकीय पौधे या फिर कुछ बहुकोषीय शैवाल के अंदर। अब बड़े पौधे, बड़ों पौधों में कैसे होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे शरीर का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे क्या होता है, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन या फिर हम बोल सकते हैं, विसरण के द्वारा जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये भोजन का या फिर अन्य पदार्थों का ट्रांसफर कैसे करेगी? ऑक्सीजन तो छोटा-सा होता है। अब भोजन का मानो भोजन का परिवहन करना हो या फिर जल का परिवहन करना हो, खनिज का परिवहन करना हो, तो वो तो विसरण बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो फिर बड़े पौधों के अंदर परिवहन कैसे होगा? बड़े पौधों के अंदर परिवहन के लिए एक अलग से तंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। तो बड़े पौधों में संवहन किसके थ्रू होता है? संवहन तंत्र के थ्रू। इस संवहन तंत्र में 2 संवहन ऊतक होते हैं, जैसे फ्लोएम और जाइलम। ये फ्लोएम और जाइलम क्या करते हैं? बड़े पौधों के अंदर परिवहन करते हैं, ठीक है? तो क्लियर है आप लोगों को? पौधों में परिवहन कैसे होता है? पौधों में क्या होते हैं, 2 प्रकार के पौधे होते हैं, छोटे पौधे और बड़े पौधे। अब छोटे पौधे तो क्या करते हैं, विसरण के द्वारा परिवहन कर लेते हैं, परंतु जो बड़े पौधे होते हैं, वो परिवहन नहीं कर पाते हैं विसरण के द्वारा। अगर वो विसरण के द्वारा परिवर्तन करेंगे, तो भोजन को पत्ती से जड़ के अंदर जाने में ही पता नहीं कितने दिन लग जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है, पौधों में परिवहन के लिए एक अलग से तंत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं संवहन तंत्र। ये संवहन तंत्र में 2 संवहन ऊतक होते हैं, जो किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर किस संवहन तंत्र के अंदर, सॉरी, 2 ऊतक होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। यही क्या करते हैं, भोजन का और जल का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। छोटे पौधों में किसका परिवहन हो रहा है? भोजन, जल। इनका परिवहन कौन कर देता है? विसरण कर देता है। परंतु बड़े पौधों में भोजन और जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम और जाइलम के द्वारा होता है। किसके अंदर? बड़े पौधों के अंदर। तो क्लियर है, आई होप? छोटे पौधे हैं, छोटे पौधे विसरण द्वारा भोजन और जल का परिवहन कर लेंगे। भोजन और जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देंगे। वहीं बड़े पौधे भोजन को पत्ती से जड़ तक पहुंचाने में कुछ दिन लगा देंगे, अगर विसरण के द्वारा करेंगे तो। तो क्या करते हैं, संवहन तंत्र, एक अलग सा तंत्र होता है संवहन तंत्र, और इसमें 2 संवहन ऊतक होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। ये फ्लोएम और जाइलम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं। किसमें? बड़े पौधों में। ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं, छोटे पौधों की बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। छोटे पौधों में परिवहन विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा। ठीक है? किसका परिवहन की बात कर रहे हैं? कोई भी मॉलिक्यूल किसी का भी ले लो, या तो भोजन ले लो, जल ले लो, ठीक है? अर्थात एक कोशिकीय पौधे और सरल बहुकोशिकीय शैवाल में परिवहन विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा।
तो यही मैंने आपको बताया कि छोटे पौधों में भोजन, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। और छोटे पौधे कौन-कौन से होते हैं? या तो एक कोशिकीय पौधे या फिर बहुकोशिकीय शैवाल। फिर बात करते हैं बड़े पौधे। बड़े पौधों में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है। अभी मैंने आपको बताया बड़े पौधों में परिवहन के लिए क्या होता है? एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है जिसे संवहन तंत्र कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? संवहन तंत्र। अर्थात बड़े पौधों में परिवहन वह संवहन तंत्र के द्वारा होता है। छोटे पौधों में संवहन क्या किससे होता है? छोटे पौधों में परिवहन विसरण द्वारा होता है और बड़े पौधों में परिवहन संवहन तंत्र द्वारा होता है। ठीक है? क्लियर है? यही बात है कि छोटे पौधों में परिवहन कैसे होगा? विसरण से, और बड़े पौधों में संवहन तंत्र से। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी-सी संवहन तंत्र की। संवहन तंत्र में 2 तरह के संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है? कि संवहन तंत्र में 2 तरह के संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है? अब जाइलम क्या करता है? जैसे जाइलम और जैसे जल, मतलब जाइलम क्या करता है? जल का संवहन या फिर जल का परिवहन, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम क्या करता है? भोजन का। तो बड़े पौधों के अंदर पदार्थों का परिवहन किससे होता है? संवहन तंत्र से होता है। उस संवहन तंत्र में 2 संवहन ऊतक होते हैं, कौन-सा? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है? जो जाइलम होता है, जैसे जाइलम और जैसे जल। तो जाइलम होता है पौधों के अंदर, बड़े पौधों में किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। मतलब जल को एक स्थान से कहाँ पर ले जा रहा है? दूसरे स्थान पर, ठीक है? वहीं दूसरा ऊतक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। मतलब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहा है। कौन? हमारा फ्लोएम, ठीक है? अब क्या होता है? ये फ्लोएम, ठीक है, जाइलम को जेड से, फ्लोएम को पी से लिख देती हूँ। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन बंडल, ठीक है? संवहन बंडल बनाते हैं या फिर वस्कुलर बंडल। इंग्लिश में बोलते हैं वस्कुलर बंडल, हिंदी में बोलते हैं संवहन। तो इतना याद रखो कि बड़े पौधों में परिवहन के लिए एक तंत्र होता है, संवहन तंत्र। इस संवहन तंत्र में 2 ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, अर्थात जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, ठीक है? और और क्या होता है? जो जाइलम होता है और वो फ्लोएम होता है, दोनों आपस में मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। अब ये संवहन बंडल क्या होता है या फिर वस्कुलर बंडल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। देखो मैंने आपको जब पत्ती की अनुप्रस्थ काट बताई थी, ठीक है? जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं उनको सब कुछ याद होगा कि जब मैंने पत्ती की अनुप्रस्थ काट पढ़ाई थी आपको, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पत्ती है इसके बीच में क्या होती है? ये मध्य शिरा होती है, ठीक है? पत्ती ऐसे थी, ये इसमें लाइन थी, ये लाइन को मैंने क्या बताया था? मध्य शिरा। वैसे ही इस पत्ती की मध्य शिरा क्या है? ये है। मध्य शिरा के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया था ये वस्कुलर बंडल होता है। इस वस्कुलर बंडल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे जाइलम होते हैं और बहुत सारे फ्लोएम, ठीक है? तो अभी मैंने आपको बताया जाइलम प्लस फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन बंडल या फिर वस्कुलर बंडल। ठीक है? संवहन बंडल या फिर वस्कुलर बंडल, ठीक है?
तो जाइलम और फ्लोएम, तो ये पत्ती है, इसकी मध्य शिरा को जब हम ऐसे काटेंगे यहाँ से, तब हमें ये मध्य शिरा दिखेगी। इस मध्य शिरा के बीच में ये क्या दिखेगा, हमें वस्कुलर बंडल दिखेगा। इस वस्कुलर बंडल के अंदर क्या है, जाइलम है और फ्लोएम है। ठीक है, तो ये क्लियर है पूरा कि जाइलम जो क्या करेगा, जाइलम जो है जल का परिवहन करेगा, फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करेगा। और जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, संवहन बंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जाइलम की। अभी मैंने आपको बताया ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन, मतलब जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाइलम क्या कर रहा है, जैसे जाइलम जैसे जल, जाइलम क्या करता है, पौधों के अंदर जल का परिवहन करता है, अर्थात जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। मतलब जल हम पौधों में हम जड़ का पानी हम कहाँ पर देते हैं, जड़ के अंदर, ठीक है, या फिर मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर क्या होती है, उसकी जड़ें। तो जल कहाँ पर है, यहाँ पर, इनमें। तो जल का कहाँ पर जाना, पत्ती तक जाना, यहाँ पर पत्ती तक जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, परिवहन। और जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। तो जाइलम क्या करता है, यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। मतलब जाइलम जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी परिवहन करता है। आप लोग देखते हो कि पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर यूरिया डालते हैं। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। वो नाइट्रोजन मिट्टी से कौन ले लेगा, ये जड़ें ले लेगी। और जड़ें जब नाइट्रोजन ले लेगी, फिर वहां पर कहाँ पर दे दी जाएगी, पूरे प्लांट के अंदर या फिर पूरे पौधे के अंदर सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है, कौन, जाइलम। आगे बढ़ते हैं, यह परिवहन जड़ से पत्ती की तरफ होता है। मतलब जल जो है वो हमेशा जड़ से पत्ती की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो जल कहाँ से जाएगा, जड़ से पत्ती के पास में जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जल पत्ती से जड़ में जा रहा है। तो याद रखना, ठीक है, ये क्या है, जड़ें। ये क्या है, जल। तो जल हमेशा जड़ से पत्ती की तरफ जाता है। ठीक है, कभी भी पत्ती से जड़ के पास में जल नहीं आता है। तो जो जाइलम होता है वो क्या ले जा रहा है, जल ले जा रहा है। तो जाइलम क्या करता है, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। यह परिवहन जड़ से कहाँ पर होता है, पत्ती की तरफ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात एक दिशीय परिवहन। मतलब जाइलम एक ही दिशा में परिवहन करते हैं। जैसे ये जल को जड़ से पत्ती के पास में ले जाएंगे, पर पत्ती के पास में जो जल है वो जड़ के पास में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, जो जल है वो जड़ से कहाँ पर जाएगा, पत्ती में। ठीक है, राइट, पर पत्ती से, ठीक है, पत्ती से वापस क्या नहीं आएगा, जल जड़ के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जड़ से पत्ती में तो जा सकता है जल, परंतु पत्ती से वापस जड़ के अंदर नहीं आ सकता है। यह एक ही दिशा में ले जा सकता है, जल परिवहन जो होता है वो एक ही दिशा में करता है। ठीक है, इसका फिक्स है कि यह एक ही दिशा में क्या करेगा, परिवहन करेगा। चाहे आप जड़ से करवा लो या कहीं से भी करवा लो। तो जो पानी होता है वो जड़ से पत्ती के पास में जाता है,
पत्ती से जड़ के पास में कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। और जल का परिवहन कहाँ से करता है, जड़ से पत्ती के पास में, और मतलब एक दिशा में या फिर एक दिशीय परिवहन करता है। ठीक है, एक ही दिशा में जल को लेके जा रहा है जड़ से पत्ती के पास में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं, 4 प्रकार की। कोशिकाओं के सिर्फ नाम याद रख लो। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, 4। कितने, 4। पहला वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरी जाइलम मृदुतक और चौथी जाइलम तंतु। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, जाइलम में। और जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन। ठीक है, मतलब जैसे जाइलम जैसे जल। और तो ये चारों कोशिकाएं किस में हेल्प करती है, जो हमारे जल का परिवहन होता है उसके अंदर हेल्प करती है। और याद रखना जाइलम जो होता है एक दिशीय परिवहन करता है। ठीक है, एक दिशीय परिवहन मतलब जो जल है हमेशा जड़ से पत्ती के पास में जाएगा, कभी भी पत्ती से जल जड़ में नहीं आएगा। एक ही दिशा में जाएगा, और वो दिशा कौन सी है, जड़ से पत्ती की तरफ। ठीक है, तो ये 4 कोशिकाएं हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर उपस्थित होती है, हमारे जाइलम के अंदर, सॉरी हाँ जाइलम के अंदर वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, और फिर कौन सी है, जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतु। तो जाइलम क्लियर है आप लोगों के अंदर। और जाइलम किस में बात कर रहे हैं हम लोग, बड़े पौधों के अंदर। देखो पौधों में परिवहन हमने स्टार्ट किया, उसमें मैंने आपको बता दिया कि छोटे पौधे तो विसरण से ट्रांसपोर्ट कर लेंगे भोजन और जल का। अब बड़े पौधे क्या करते हैं, जैसे जैसे आकार बढ़ता है विसरण से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब जब विसरण काम में नहीं आएगा तो क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं बड़े पौधे एक अलग से तंत्र विकसित करते हैं, जिसे हम बोलते हैं संवहन तंत्र। इस संवहन तंत्र में 2 ऊतक होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो भोजन का करता है। ठीक है, तो उसमें से हमने जाइलम पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड ऊतक की, फ्लोएम। फ्लोएम का मैंने आपको बताया ये क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। यह पौधों के अंदर भोजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, भोजन का। मतलब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, पहुंचाता है। कौन, हमारा फ्लोएम। और हम लोग बात कर रहे हैं पौधों के अंदर, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं फ्लोएम क्या करता है, पत्ती से भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, भोजन का। और तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है, पत्ती से भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। कौन, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, ये पहली डेफिनेशन तो है कि ये पौधों के अंदर भोजन का परिवहन करता है। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, किसके अंदर, पौधों के अंदर। ठीक है, और ये भी या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पौधों के अंदर भोजन को पत्ती से कहाँ पर पहुंचाता है, विभिन्न अंगों तक या फिर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम क्या करता है, पौधों के अंदर भोजन का परिवहन करता है। मतलब इस पत्ती के अंदर जो भोजन है यहाँ पर, इसको जड़ के अंदर, तने के अंदर पहुंचाना, यहाँ पर नीचे जो जड़ें हैं उसमें पहुंचाना, इस वाली स्टेम के अंदर पहुंचाना, इस वाली स्टेम के अंदर पहुंचाना। ठीक है, द्विदिशीय परिवहन होता है, अर्थात भोजन दोनों दिशाओं में गति करता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर।
देखो, जाइलम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो परिवहन होगा ना, वो हमेशा एक दिशा में होगा और कहाँ पर होगा? नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब जड़ से पत्ती की तरफ होगा और क्या होगा? जल जो है वो जड़ से पत्ती की तरफ जाएगी। मतलब जो परिवहन होगा नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ठीक है? परंतु जो हमारा फ्लोएम है, वो क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? इसका परिवहन जो होता है, भोजन दोनों दिशाओं में गति करेगा। मतलब पत्ती से जड़ के पास में भी जाएगा, ठीक है? या फिर मान लो यहाँ पर कोई पत्ती हुई, यहाँ से यहाँ भी जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो परिवहन होगा वो द्विदिशीय होगा। मतलब यहाँ पर भी भोजन आएगा, यहाँ से भी आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ के यहाँ भी जा सकता है भोजन, ठीक है? यहाँ से नीचे भी जाएगा। तो जो भोजन का परिवहन होता है वह दोनों दिशाओं में गति करता है। मतलब भोजन जो होता है दोनों दिशाओं में गति करता है, ऊपर से नीचे भी हो और नीचे से ऊपर भी। देखो, मान लो ये टहनी है, ठीक है? ये पेड़ इसकी टहनी है, इस पे ये एक लीफ बची है नीचे, ठीक है? ये एक अकेली पत्ती बची है इसके ऊपर। इस पूरे पेड़ के पास में ये एक अकेली पत्ती है। अब ये पत्ती क्या करेगी? भोजन बनाएगी, ठीक है? इस पत्ती ने क्या बनाया? भोजन। अब इस पत्ती ने भोजन बना लिया। अब ये भोजन क्या करेगा? ये मैं रेड से इस पत्ती ने ये रेड से क्या बना लिया? भोजन बना लिया। अब ये भोजन क्या करेगा? मैंने आपको देखो ये भोजन क्या करेगा? ये लाइन क्या है? दोनों दिशा में गति करता है। मतलब यहाँ वाली जो स्टेम है ये और ये वाली स्टेम दोनों तरफ जाएगा। मतलब भोजन जो है वह ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। नीचे से ऊपर मतलब नीचे से ऊपर भी जाएगा और ऊपर से नीचे भी आएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है कि इस पत्ती ने क्या बनाया? भोजन बनाया, ठीक है? अब क्या है इस पत्ती के आगे और ऊपर और स्टेम है, जैसे ये वाली स्टेम है, ठीक है? तो जो भोजन होता है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जड़ के पास में मतलब दोनों दिशा के अंदर गति करता है, ठीक है? तो जो फ्लोएम के अंदर जो भोजन होगा उसकी गति कैसी होगी? दोनों दिशा के अंदर होगी। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भी होगी और ऊपर से नीचे की तरफ भी गति होगी, ठीक है? समझ में क्लियर है कि ये पत्ती क्या बनाएगी? भोजन बनाएगी। अब इसकी जो आगे वाली लीफ थी उसकी डेथ हो गई है तो इस पत्ती को यहाँ पर स्टेम को भोजन तो देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगी? यहाँ पर भोजन का ट्रांसफर करेगी। तो फ्लोएम क्या है? क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है और परिवहन जो होता है वह द्विदिशीय होता है। मतलब दोनों दिशाओं के अंदर, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, वैसे ही फ्लोएम के अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं फ्लोएम की कोशिकाओं की कि फ्लोएम में कौन-कौन सी कोशिकाएँ होती हैं। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है? भी क्यों लिखा है? क्योंकि जाइलम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन-कौन सी? वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। ऐसे ही जो फ्लोएम होता है, ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली चालनी नलिका, ठीक है? क्या होता है पहली? चालनी नलिका। दूसरी सहचर कोशिका या फिर साथी कोशिका। क्या होता है? दूसरी सहचर कोशिका या फिर साथी कोशिका। तीसरा होता है फ्लोएम मृदुतक और चौथा होता है फ्लोएम तंतु। तो फ्लोएम के अंदर कौन-कौन सी कोशिकाएँ पाई जाती है? चालनी नलिका, साथी कोशिका या फिर सहचर कोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक, ठीक है? तो ये चारों किसमें उपस्थित होती है? फ्लोएम में। मतलब क्या करेगी फ्लोएम में है तो? भोजन का परिवहन। मतलब और भोजन क्या करेगी? फ्लोएम ये चारों कोशिकाएँ किसके अंदर उपस्थित होती है? फ्लोएम के अंदर और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। मतलब भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है
और जो परिवहन होता है वो कैसा होता है? द्विदिशीय, मतलब नीचे से ऊपर भी होगा और ऊपर से नीचे भी होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम यही क्या करते हैं, पौधों के अंदर या फिर बड़े पौधों के अंदर क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा कि बड़े पौधों के अंदर आवश्यक पदार्थों का कोशिका के अंदर कैसे जाते हैं और अनावश्यक पदार्थ कोशिका के बाहर कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो बड़े पौधों में क्या होता है, संवहन तंत्र होता है या फिर संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बड़े पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब मोस्टली पूछ लिया जाता है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जाइलम और फ्लोएम के अंतर बताइए। जैसे मैंने आपको बताया था वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के अंतर पूछे जाते हैं, वैसे ही फ्लोएम और जाइलम के बीच में अंतर पूछे जाते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, जो आगे पढ़ा है उससे क्वेश्चन से उसके कंपैरिजन में यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा है या फिर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है। क्या जाइलम और फ्लोएम में अंतर, इनके बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं हम इनके अंतर की। जाइलम, ठीक है, और क्या है, फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जैसे जाइलम और जैसे जल, तो जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। यह जल तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण या फिर परिवहन करता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो जाइलम क्या कर रहा है, जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण कर रहा है या फिर परिवहन कर रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम क्या कर रहा है, भोज्य पदार्थों का परिवहन। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको कि जल क्या कर रहा है, सॉरी जाइलम क्या कर रहा है, जल का परिवहन कर रहा है, जल का ट्रांसफर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थ का ट्रांसफर कर रहा है। ये मेन डिफरेंस है या फिर ये इसका मेन अंतर है। ठीक है, मोस्टली लोग उसको उल्टा कर देते हैं कि जाइलम का फ्लोएम में लिख देते हैं और फ्लोएम का जाइलम में लिख देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ, जैसे जाइलम और जैसे जल, मतलब जाइलम आएगा तो जैसे जाइलम से अपन को जैसे क्या याद करना है, जल। जाइलम क्या करेगा, जल का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं ये बार बार क्यों बता रही हूँ, जैसे जाइलम और जैसे जल, जैसे जल, ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप जाइलम का फ्लोएम के अंदर नहीं लिख के आए। बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फ्लोएम के अंदर लिख के आ जाते हैं कि वह जल का परिवहन करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको गलत हो जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन, इसीलिए आप ये ट्रिक से याद करें, ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, वहीं फिर ऑब्वियसली बात है, अगर जाइलम का पता चल गया हमें तो फ्लोएम का तो हम लिख ही सकते हैं कि फ्लोएम क्या करता है। ठीक है, तो पहला अंतर क्या था हमारा, जो हमारा जाइलम है वो किसका परिवहन करता है, जल का, वहीं दूसरी तरफ जो फ्लोएम है वो किसका परिवहन करता है, भोजन का। यह इसका मेन डिफरेंस है, याद रखना। दूसरा, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, किसकी कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की। याद रखना, जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। दूसरा फ्लोएम, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, जाइलम, जैसे जाइलम जैसे जल। जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का, और फ्लोएम किसका परिवहन करता है, भोजन का। फिर हम लोगों ने दूसरे डिफरेंस की बात करी। दूसरा क्या होता है, जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, मृत होती है, डेड होती है। वहीं दूसरी तरफ जो फ्लोएम है उसकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना, और उल्टा तो बिल्कुल मत लिख के आना। ठीक है, जाइलम क्या करता है,
जल का ट्रांसपोर्ट करता है और इसकी कोशिकाएं मृत होती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम क्या करता है, भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है और इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे अंतर की। तीसरा अंतर कौन सा है, एक दिशीय परिवहन। जब मैंने आपको जाइलम बताया था तो मैंने आपको बताया था जाइलम किसका परिवहन कर रहा है, जल का। मतलब जल कहाँ से जा रहा है, जड़ से पत्ती में जा रहा है, ठीक है। मतलब जड़ जो होता है नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक ही दिशा के अंदर क्या हो रहा है, इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसका, जल का, ठीक है। तो जो जाइलम होता है वो एक दिशीय परिवहन करता है नीचे से ऊपर की तरफ। हमेशा याद रखना, जाइलम जो होता है एक दिशीय परिवहन करता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो होता है वो जल को लेके जाता है एक ही दिशा में, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम क्या करता है, द्विदिशीय परिवहन करता है। मतलब नीचे से ऊपर तो जाएगा और ऊपर से नीचे भी आएगा, ठीक है। जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आएगा। तो ये थे हमारे जाइलम और फ्लोएम के अंदर अंतर। तो जाइलम क्या होता है, मैं वापस बताती हूँ, जाइलम और फ्लोएम के अंतर क्या होते हैं। जाइलम क्या होता है, जैसे जाइलम जैसे जल। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, मतलब जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम क्या करता है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। फिर सेकंड डिफरेंस हम लोगों ने बात करा कि जाइलम जो होता है इसकी कोशिकाएं मृत होती है, वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने तीसरा डिफरेंस बात करा, जाइलम जो होता है एक दिशीय परिवहन करता है, मतलब जल को नीचे से ऊपर ले जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम क्या करता है, द्विदिशीय परिवहन करता है, अर्थात जो होता है भोजन को पत्ती से जड़ के पास में भी ले जाता है और अन्य भागों तक भी लेके जाता है। मतलब नीचे से ऊपर भी ले जाता है और ऊपर से नीचे भी ले जाता है, अर्थात द्विदिशीय परिवहन करता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्लियर या फिर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पादपों के अंदर परिवहन, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मानव के अंदर परिवहन कैसे होता है, फिर हमारा परिवहन टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।